दोस्तों, मेरा नाम है मंकेश सिंह बघेल और आपका न्यू न्यूट्री क्लासेस में स्वागत है। मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी और ये मेरा पॉलिटी का तीसरा लेक्चर है। तो आप लोगों को मेरे 2 लेक्चर पसंद आए होंगे और अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं उसमें। और आज हम लोग चालू करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। तो अगर मैं बात करूँ भारत के संवैधानिक इतिहास की, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ प्राचीन में, तो प्राचीन इतिहास में उठा के देखा जाए तो हमारे टाइम पे जो मौर्य वंश के टाइम में जो थे हमारे चाणक्य या फिर कौटिल्य जिनको नाम से जाना जाता था, उन्होंने एक बुक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो वो एक बहुत बड़े फिलोसफर थे उस टाइम पे। लेकिन अगर आधुनिक भारत में हम लोग बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो राजनीति की शुरुआत जो मानी जाती है वो मानी जाती है भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। तो भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आई, सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा मुद्दा उठ के आता है। तो इस भारत में यूरोपीय कंपनी क्यों आई, इसका सबसे बड़ा रीज़न था कि भारत से जो मसालों का व्यापार होता था उसका जो स्थल मार्ग था वो किन्हीं कारणों से अवरुद्ध हो गया था। तो उन्होंने एक नए मार्ग की खोज की, समुद्री मार्ग की, और समुद्री मार्ग से वो लोग इंडिया आए। तो सबसे पहले जो समुद्री मार्ग से इंडिया आया हुआ था वो आया हुआ था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब भारत आया 1498 में, और वो यहाँ से काली मिर्च लेके गया और उसको वहाँ पे 60 गुना प्रॉफिट हुआ। तो इसको देखते हुए वहाँ के जो पूरी यूरोप में ये बात फैल गई, तो वहाँ के बहुत सारे देश जो थे वो भारत आए व्यापार करने के लिए। और सबसे पहले जो कंपनी भारत आई हुई थी वो पुर्तगाली कंपनी थी, उसका नाम है एस्कादो दा इंडिया। और उसके बाद जो आए ब्रिटेन आए 1600 में, तो उस कंपनी का नाम था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तीसरी जो कंपनी आई है वो आई है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। और चौथी जो कंपनी आई है वो है डेनिश, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और लास्ट में फ्रांस आई हुई 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम था। इसके बाद स्वीडिश भी आए हुए हैं, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इन्हीं कंपनी ज़्यादातर जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन यही आएगा कि सबसे पहले कौन भारत आया हुआ था, कौन सी कंपनी भारत आई हुई थी, उस कंपनी का नाम क्या है। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी भारत आई हुई थी, उसका नाम एस्कादो दा इंडिया था। और इसका क्रम पूछेगा कि क्रम में आप लगाइए कौन सी कंपनी पहले आई हुई है, कौन सी कंपनी बाद में आई हुई है। तो इसका क्रम आप लोगों को याद रखना है, पुर्तगाल पहले आया, फिर ब्रिटेन, फिर डच, फिर डेनिश, फिर फ्रांस। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें यहाँ पे दो वर्ड यूज़ होते हैं, एक होता है उपनिवेशवाद, एक होता है साम्राज्यवाद। उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि कोई राज्य से कोई कंपनी दूसरे राज्य में जाती है बस बिजनेस या फिर व्यापार करने के पर्पज से, वहाँ पे उसका शासन करने का कोई वो मतलब नहीं होता, मतलब उसका कोई वो नहीं रहता है शासन करने का। लेकिन साम्राज्यवाद का वही अर्थ होता है कि कोई कंपनी जब दूसरे राज्य में जाती है तो वहाँ पे वो व्यापार तो करती ही है, साथ में वहाँ पे शासन भी करती है। तो ये 2 वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, इनका यूज़ होगा। और यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ थी उनमें से बस ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार करने में सक्सेस हुई और हमारे यहाँ पे शासन करने में भी सक्सेस हुई। उसका सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है कि ये जो थी प्राइवेट कंपनियाँ थी, और इसके अलावा सारी कंपनियाँ जो थी एस्कादो दा इंडिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब जो थी सरकारी कंपनियाँ थी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही माना जाता है कि ये प्राइवेट कंपनी थी, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, अच्छे से काम किया, अपनी मनमर्जी तरीके से काम किया, इसलिए सक्सेस हुई। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माता जो मेनली माना जाता है वो है जॉन वॉट्स एंड जॉर्ज वाइट। स्थान कहाँ पे बनी, तो लंदन में बनी। और इस कंपनी को 31 दिसंबर 1600 में है महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा एक चार्टर दिया गया, 15 वर्षों का चार्टर दिया गया। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र, चार्टर लिखा हुआ, इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र मतलब कि इंडिया में 15 वर्ष तक ब्रिटेन की तरफ से कोई और कंपनी व्यापार करने नहीं जाएगी, केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी। इसका मतलब ये हुआ। अब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई, तो अब ये देखा जाता है कि 1700 तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मकसद जो था वो बस उपनिवेशवाद से था, मतलब अपने व्यापार करना था, शासन करना नहीं था। लेकिन जब 1717 में जो फारूक सियर बंगाल के नवाब थे, उनसे ये लोग शाही फरमान जारी करवाते हैं और उसमें बहुत सारी शर्तें रहती है। उसमें से एक शर्त रहती है बंगाल में ये लोग कर मुक्त व्यापार करेंगे, उसके बदले में ये लोग कुछ पैसे वहाँ के नवाब को देंगे। तो ये यहाँ से लोगों की शासन करने की नीति सामने आती है। और दूसरा रीज़न रहता है कि कर्नाटक, उस टाइम पे कर्नाटक के युद्ध चल रहे थे 1700 इसी टाइम पे। तो वहाँ से ब्रिटिश से पैसा लाना, इतना पैसा वहाँ से मिल नहीं रहा था कि वो लोग व्यापार भी करें और शासन भी करें साथ में। तो इन लोगों को लगा कि हम लोग को भारत से ही पैसा निकालना पड़ेगा, तो वो पैसा इन लोगों को मिलेगा बंगाल से, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल जो था बहुत ही धनी राज्य था। तो बंगाल से पैसा निकालने के लिए इन लोगों ने
और 1757 में एक युद्ध लड़ा, प्लासी का युद्ध। ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 23 जून 1757 को। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ा था रॉबर्ट क्लाइव था, और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ हुआ, के बीच हुआ। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, और ये युद्ध जो माना जाता है एक कूटनीति मानी जाती है अंग्रेजों की। मतलब इसमें युद्ध नहीं हुआ था कि यहाँ पे सेना युद्ध मैदान में गई जरूर थी, लेकिन यहाँ पे उनके बीच में युद्ध नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसमें कूटनीति क्या थी अंग्रेजों की। अंग्रेजों ने जो सिराजुद्दौला के जो प्रमुख लोग थे उनको अपनी तरफ बना लिया था। जैसे मीर जाफर हो गया, घसीटी बेगम हो गई, और भी लोग हैं वो आप लोग इतिहास में पढ़ोगे। तो उनको अपनी तरफ मिला लिया था। तो कूटनीति से अंग्रेजी वाला युद्ध जीत गए, और मीर जाफर को बंगाल के नवाब अंग्रेजों ने बना दिया, जो कि कठपुतली नवाब। अब बंगाल से तो मीर जाफर जो था वो एक कठपुतली नवाब था। अब यहाँ पे क्या किया अंग्रेजों ने, मीर जाफर को नवाब तो बना दिया, लेकिन सारे काम कौन कर रहे थे? अंग्रेज खुद कर रहे थे। तो वहाँ अंग्रेजों ने बंगाल को आर्थिक शोषण करना चालू कर दिया, और वहाँ से जितना पैसा हो सकता था उतना पैसा निकाले। अब इसका आगे एक नवाब आएगा जिसका नाम है मीर कासिम, बंगाल का नवाब आएगा, जो कि इसके अंग्रेजों का विरोध करता है बंगाल में। तो इसके लिए एक और युद्ध लड़ते हैं अंग्रेज, जिसको बोला जाता है बक्सर का युद्ध। और बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध जो माना जाता है बंगाल में कौन शासन करेगा उसका एक निर्णायक युद्ध था। यहाँ पे ये युद्ध जो हुआ है वो हुआ है ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मनरो और संयुक्त सेना थी। अवध के नवाब थे इसमें सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह जो थे शाह आलम द्वितीय, तथा बंगाल के नवाब थे मीर कासिम। इनके बीच में ये युद्ध हुआ, अंग्रेजों की इसमें जीत हुई, और 1765 में इलाहाबाद की संधि के थ्रू ये युद्ध समाप्त हुआ। इस युद्ध में यह निर्णय किया गया, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल पर पूरी तरीक़ा से शासन स्थापित हो गया। लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ पे भी अपना शासन पूर्ण रूप से दिखाया नहीं, आंशिक रूप से दिखाया। उन्होंने क्या किया, बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली लेके आए। और यहाँ पे दो चीज़ें, द्वैत शासन का मतलब होता है एक निजामत का अधिकार और दीवानी का अधिकार। निजामत का अधिकार का मतलब क्या हो गया, शासन के अधिकार तो उन्होंने नवाबों को दे दिए, लेकिन जो संपत्ति के अधिकार थे, दीवानी के अधिकार, संपत्ति के अधिकार अपने पास रख लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप घर में 2 भाई हो, तो आपको क्या बना दिया, घर का मालिक बना दिया। लेकिन आपका छोटा भाई है, उसको क्या, आपको कोई बिजनेस है आपका, और आपके छोटे भाई को जो बिजनेस से जो पैसा आ रहा है उसका मालिक बना दिया गया, और आपको बोला है कि आप घर का शासन चलाओ। तो आप कहाँ से शासन चलाओगे, आपके पैसा तो है ही नहीं, पूरा पैसा तो छोटे भाई के पास जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुई। लेकिन बोला जाता है कि पूर्ण रूप से नियंत्रण तो बंगाल में अंग्रेजों का था, लेकिन आंशिक रूप से देखा जाए तो नवाबों का नियंत्रण था, जो कि नाम मात्र के शासक यहाँ पे थे। अब मैं बात करता हूँ कि अंग्रेजों के पास अब भूभाग हो गया, मतलब बंगाल का भूभाग हो गया, जनसंख्या हो गई, बंगाल की सरकार तो अंग्रेजों की है ही, और संप्रभुता होगी, निर्णय लेने की पावर भी उनके पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंग्रेजों को क्या मिल गया, राज्य मिल गया। तो राज्य की व्यवस्था को चलाने के लिए नियम बनाने पड़ेंगे, और नियम कौन बनाएगा, ब्रिटिश संसद बनाएगी नियम। और ब्रिटिश संसद नियम जो बनाती है उनको बोला गया अधिनियम। और लेकिन जो ब्रिटिश संसद के नियम जो बन के आएंगे उनको इंडिया में लागू कौन करेगा, ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी लागू जो करेगी 1857 की क्रांति तक ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जो नियम लागू करती है वो ब्रिटिश संसद खुद बनाती है और खुद ही लागू करती है। वो कहानी हम लोग आगे देखेंगे, और जितने भी अधिनियम आए हुए हैं वो लोग कल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड